एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक तीर से दो निशाने। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो आज का टॉपिक है, थंबनेल से हमें पता चल रहा है इंजंक्शन के बारे में है। वो इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पार्ट 3 के चैप्टर 7 तो चैप्टर 8 में कवर किए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम सीपीसी का ऑर्डर 39 रूल 1 से लेकर रूल 5 तक भी आज स्टडी करेंगे। तो एक तीर से दो निशाने दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों कवर करने हमें हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो हम समझ लेते हैं इंजंक्शन क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं पार्ट 3 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्या बताएगा, प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में बात की गई। हमको अच्छे से पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब बात करता है वो रिलीफ देने के लिए है, यानी कि जिसको किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई भी नुकसान हुआ है उस पार्टी को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। हमने अलग अलग रिलीफ के बारे में पढ़ा, जैसे कि डिक्लेरेटरी डिक्री पास की जा सकती है, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किए जा सकता है, या फिर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराई जा सकती है, जिसकी की सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी हम बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ की। तो प्रिवेंटिव रिलीफ, प्रीवेंटिव मीन्स रोकना है, रिलीफ देते हैं लेकिन काम करने की तरफ रोकते हैं। किसको रोकते हैं? जो पार्टी डिफॉल्ट पे है उसको रोकते हैं। अब ये बात ध्यान रखना, रोकते हैं काम करने के लिए ताकि फर्दर नुकसान ना हो जो प्लेंटिफ है उसको। अब देखिए, चैप्टर 7 बात करता है इंजंक्शन जनरली, इंजंक्शंस के बारे में समझाता है चैप्टर 7। इसलिए सेक्शन 36 और सेक्शन 37 में इंजंक्शंस को बता दिया गया कि कितने तरीके के होते हैं, इंजंक्शन कैसे दिए जाते हैं और इंजंक्शन में डिफरेंशिएशन क्या है। ये सेक्शन 36 और सेक्शन 37 कवर कर देता है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ये कि इंजंक्शन का मतलब क्या होता है। जब हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग में जाते हैं तो इंजंक्शन का मतलब निकल के आता है स्टे करना, लेकिन लॉ में स्टे ऑफ सूट या फिर इंजंक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इंजंक्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई काम करने से या तो रोकना या उसको कोई काम करने के लिए बोलना, दोनों ही चीजें आती हैं इंजंक्शन में। कोई काम करने के लिए रोकना या फिर कोई काम करने के लिए कहना, ऑर्डर देना। लेकिन स्टे की जब हम बात करते हैं तो स्टे लगता है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर। और कौन लगाता है? ऑब्वियस सी बात है, हायर कोर्ट लगाएंगी। तो जब भी कोई ऑर्डर कोई इंफीरियर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो पास करती है, वो पारित करती हैं, तो सुपीरियर कोर्ट क्या होती है, उस अगर उन्हें लगता है जैसे कि एप्लीकेंट ने दिया है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ भी कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो उस प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए स्टे लगा देते हैं। स्टे और सूट उसको बोलते हैं। लेकिन इंजंक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, कोर्ट को नहीं दिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, इंजंक्शन पर्सन्स को दिए जाते हैं, कोर्ट को नहीं दिए जाते हैं। कोर्ट के ऊपर स्टे और सूट लगाते हैं, वो भी हायर कोर्ट लगाते हैं। इंजंक्शन इन पर्सोनम बात करता है, इन रैम नहीं होता, यानी जिस पर्सन के अगेंस्ट दिया जा रहा है, जिसको पारित किया जा रहा है, जिसके लिए पारित किया जा रहा है, उस पे एप्लीकेबल होगा, ऑन द होल पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन रैम नहीं, इन पर्सोनम। एक एक बात को मेरे ध्यान रखिएगा, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेते हैं तो इंजंक्शन नाम का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। दैट इज माय श्योरिटी, क्योंकि हर चीज, हर पॉइंट को जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक तो सबसे पहली बात है मैंने क्रक्स निकाले हैं हर चीज के। और बेयर एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी। आप चाहे तो बेयर एक्ट सामने रख लीजिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और उसको देखते रहिएगा जो मैं बोल रही हूँ, आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोल क्या रहा है इंजंक्शंस के बारे में। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं इंजंक्शंस की। तो इंजंक्शन बता दिया हमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए दिए जाते हैं, या तो काम करने के लिए या काम को मना करने के लिए कि मत करो। सेक्शन 36 बोलता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, प्रिवेंटिव रिलीफ किस तरीके से दिए जाते हैं। पहली चीज उन्होंने बोली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के प्रूडेंस पे, कोर्ट के अपनी विवेक पे डिपेंड करता है, कोर्ट की मर्जी होती है आदर टू ऑर्डर फॉर दिस और नॉट। ये कोर्ट देखते हैं केसेस को, फैक्ट देखते हैं, अगर लगता है कि यहाँ जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिएबल है कि देना चाहिए इंजंक्शन तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है प्रिवेंटिव रिलीफ, और इंजंक्शंस के थ्रू दिया जाता है प्रिवेंटिव रिलीफ। इंजंक्शन क्या होते हैं वो बता दिया, और इंजंक्शन कितने तरीके के होते हैं वो सेक्शन 36 में बताया, टेम्परेरी और परपेचुअल होते हैं। और सेक्शन 36 दो तरीके के इंजंक्शन बताता है, टेम्परेरी या फिर परपेचुअल। लेकिन सेक्शन 30 हमारे पास सेक्शन 39 जो बात करता है वो मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करता है। परपेचुअल इंजंक्शन पार्ट
सॉरी चैप्टर 8 में कवर है, और चैप्टर 8 का जो 38 है वो परपेचुअल इंजंक्शन की बात करता है, और उसके बाद 39 है जो बात करता है मैंडेटरी इंजंक्शन की। यानी ये तो समझ में आ गया कि परपेचुअल के बाद ही है मैंडेटरी, यानी उसी से रिलेटेड ही होगा, टेम्पररी इंजंक्शन ये नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। तो मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी है, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये काम कीजिए, क्योंकि ये काम करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट के पूरे करने के लिए। तो ये आप ये काम कीजिए, ऐसा ऑर्डर दिया जाता है, परफॉर्म करने के लिए उसको काम को ऑर्डर दिया जाता है। मैंडेटरी इंजंक्शन होता है, मीन्स कंपलसरी है, और ये कैसा है? हमने बोला टेम्पररी नहीं है, क्योंकि ये परपेचुअल के पार्ट में है, तो इसका मतलब ये भी कहा जाएगा जब कोर्ट का निर्णय हो जाएगा तब। अभी कंफ्यूजन हो रहा है? मत कीजिए। 37 सुनिए, टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन को बताया 37 ने। तो सेक्शन नंबर 37 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों को ही डिफरेंशिएट कर देता है। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है और परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है। टेम्पररी इंजंक्शन सबसेक्शन 1 37 का बोलता है कि रेगुलेटेड बाय सीपीसी है, कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो कि हमारा एक्ट नंबर 5 है ऑफ 1908, उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे टेम्पररी इंजंक्शन में। पहली बात ये ध्यान रखनी है। तो कौन से प्रोविजंस हैं सीपीसी के? ऑर्डर 39, रूल 1 से लेकर रूल 5 टेम्पररी इंजंक्शन की बात करता है, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 बोलता है कि परपेचुअल इंजंक्शन भी दिए जा सकते हैं, और दोनों के डिफरेंशिएशन भी बता दिए सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। टेम्पररी इंजंक्शन बोले कि विद इन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस, कि अभी केस चल रहा है, तो जो इंजंक्शन उस टाइम ये दिए जाते हैं वो टेम्पररी होते हैं। सुनिएगा, टेम्पररी होते हैं, यानी कि जब डिक्री आएगा तो हो सकता है वो इंजंक्शन खत्म भी कर दिए जाएं, क्योंकि वो टेम्पररी है, फॉर द टाइम बीइंग है। कब तक के लिए? जब तक की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो टेम्पररी इंजंक्शन कब दिया जाता है? अंडरलाइन कीजिएगा, जब तक की कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है तब तक। और परपेचुअल इंजंक्शन कब दिए जाते हैं? परपेचुअल इंजंक्शन तब दिए जाते हैं जब की कोर्ट डिक्री पास करती है, और वो कैसे होते हैं? परमानेंट इन नेचर होते हैं, क्योंकि परपेचुअल का मतलब ही होता है परमानेंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमने मैंडेटरी भी पढ़ा, परपेचुअल भी पढ़ा, और हमें टेम्पररी भी पता चल गया कि क्या होता है। टेम्पररी इंजंक्शन मैंने भी बताया आपको क्या होते हैं, कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस चल रहे हैं। अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। हमने कोई प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन को लीज पे दी, लीज पे देने के बाद अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा चल रहा है, उसने क्या किया? उस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दिया। अब हम कोर्ट के पास गए भागे, हमने पहले उसको बोला नहीं हटा, अब हम कोर्ट के पास गए भागे भागे कि देखिए उसने अपनी प्रॉपर्टी पे, लीज की हुई प्रॉपर्टी पे अपना कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दिया। अब कोर्ट, हमें पता है सिविल सूट्स है, एकदम से फैसला नहीं आएगा, टाइम लगेगा। तो अब उसने तो काम करना शुरू कर दिया, अब क्या बोलेंगे? अब कोर्ट डिसाइड करे तब तक सूट, उससे पहले हम बोल रहे हैं कोर्ट को कि आप इंजंक्शन एप्लीकेशन लगा रहे हैं इंजंक्शन की, तो हम बोल रहे हैं कि टेम्पररी इंजंक्शन दे दो ताकि वो काम जो है वही रह जाए। तो इसलिए एक वर्ड आता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं स्टेटस को। स्टेटस को इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेज। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्टिंग स्टेज यानी कि जिस स्टेज पे है काम वहीं रोक दीजिए, जब फैसला होगा तब देखेंगे ये किसके पक्ष में मुड़ता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके पक्ष में मुड़ता है आगे काम करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो स्टेटस को मेंटेन करते हैं हम टेम्पररी रिलीफ के थ्रू। जैसे मैंने भी एग्जांपल में बोला कि वो कंस्ट्रक्शन उसने कराना शुरू कर दिया, तो अगर कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन इशू करते हैं तो क्या होगा? अगर उसने एक दीवार खड़ी कर ली तो एक दीवार तक उसको रोक देंगे, दीवार को हटाया भी नहीं जाएगा, आगे उसको बनाने भी नहीं दिया जाएगा। दैट इज व्हाट स्टेटस को। जो स्टेज है, जो स्टेटस है, जिस स्टेज पे काम हो रहा है उसको वहीं रोक दीजिए। ये टेम्पररी इंजंक्शन क्यों? जब केस का फैसला आएगा तब देखेंगे कि आगे क्या करना है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस इंजंक्शन लगा दिया, रोक लगा दी, ऑर्डर दिया टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग कि अभी काम को रोक दीजिए। ये समझ में आ गया आपको बात? देखिए स्टेटस को समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग स्टेज को पे ही रख देते हैं हम जब हम टेम्पररी इंजंक्शन की बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अभी मैंने बोला कि हमने इंजंक्शन जो है फॉर द टाइम बीइंग दिए जाते हैं, इसके लिए इसको जो है इंटरिम ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर का मतलब कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग दिया जाता है, लेकिन एक टर्म और आती है इसके अंदर, दैट इज व्हाट एड इंटरिम।
अब एड इंटरिम क्या होता है समझिए, दोनों टर्म्स को समझिएगा। पहले आप एड इंटरिम समझिए। देखिए, जब इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन लेके जाता है कोई पर्सन, कोई पार्टी एप्लीकेशन लेके जाती है इंजंक्शन के लिए, तो उस वक्त एप्लीकेशन को भी अभी सेटल नहीं किया गया और बहुत अर्जेंसी है कि हमें इंजंक्शन देना पड़ रहा है, एप्लीकेशन को पढ़ के समझ में आया, तो एप्लीकेशन के डिस्पोजल तक, मींस एप्लीकेशन को सेटल करने तक, एप्लीकेशन पे सुनवाई आगे करने तक के लिए जो इंजंक्शन दिया जाएगा उसको एड इंटरिम बोलेंगे। और एप्लीकेशन की सुनवाई के बाद हमने ये देखा कि हाँ जो इंजंक्शन दिया था वो ठीक था या फिर इंजंक्शन देना चाहिए, हमने नहीं दिया था वो दे रहे हैं, तो उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग तक जब तक केस डिसाइड नहीं जाता जो इंजंक्शन दिया जाएगा वो इंटरिम। एप्लीकेशन को पूरी सुनवाई तक जो इंजंक्शन दिया गया एड इंटरिम, एप्लीकेशन सुनने के बाद केस की प्रोसीडिंग तक जो इंजंक्शन दिया गया वो इंटरिम। ठीक है, अभी समझ में आया। चलिए, तो हमें टेम्परेरी इंजंक्शन समझ में आ गया, परपेचुअल इंजंक्शन समझ में आ गया। हम एक बात बार बार कर रहे हैं कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन एप्लीकेशन लेके जाएगा तब, तो यानी कि एप्लीकेंट कौन है, ध्यान सुनिएगा, एप्लीकेंट सिर्फ और सिर्फ केस से रिलेटेड पार्टीज होती हैं, स्ट्रेंजर को केस लाने का अधिकार नहीं है। इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन लाने का अधिकार पार्टी जो कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, नंबर 1। और दोनों पार्टी को, डिफेंडेंट को भी और प्लेंटिफ को भी केस के लिए केस चल रहा है और उसका इंजंक्शन करने का अधिकार है। यानी एक केस चल रहा है उसमें एक पार्टी प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट, तो इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन कोई भी ला सकता है, प्लेंटिफ भी ला सकता है और डिफेंडेंट ला सकता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों में से किसी की अगेंस्ट भी इंजंक्शन दिया जा सकता है, प्लेंटिफ के भी और डिफेंडेंट के भी। तो इस चीज को ध्यान रखना, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में नहीं, इसको वो एप्लीकेशन लेके नहीं आएगा, कोई भी पार्टी लेके आएगी। स्टे ऑफ सूट क्या होता है ये भी समझ में आ गया, इंजंक्शन भी, टेम्परेरी भी, परपेचुअल भी और मैंडेटरी। तो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो किसके हिसाब से चलेंगे, वो चलेंगे हमारे ऑर्डर 39 के हिसाब से, जिसमें रूल 1 से लेकर रूल 5 तक है। सबसे पहले रूल 1 ग्राउंड्स की बात करता है, यानी किन ग्राउंड्स पे टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाएगा। तो कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे। पहली बात, जब लगता है कि डिफेंडेंट जो है क्या कर सकता है, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर सकता है, या तो धमकी देता है या उसका इंटेंशन ऐसा होता है कि वो डिफ्रॉड कर सकता है। एक इसमें और कंडीशन है और ग्राउंड है जो कि ये है कि अगर प्रॉपर्टी इस नेचर की है कि वो वेस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, या फिर डिफेंडेंट नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है प्रॉपर्टी को तब, या फिर डिफेंडेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तब, जब कोर्ट को न्यायालय को ये लगे कि न्यायपूर्ण है, न्याय संगत है कि इंजंक्शन देना चाहिए तब, या फिर ऐसा लगे कि अगर हमने प्रॉपर्टी को अभी इसका जो इंजंक्शन नहीं दिया तो इसकी जो कीमत है वो गिर जाएगी या वेस्ट हो जाएगा, या प्रॉपर्टी का नेचर इस तरीके का है, या जो भी जिस चीज के बारे में केस है वो सूट है वो इस तरीके का है कि वो डैमेज हो जाएगी, तो उन ग्राउंड्स पे उन चीजों में बातों को ध्यान में रखते हैं इंजंक्शन दिया जाता है। तो पहली बात होगी ग्राउंड्स। फिर रूल नंबर 2 बात करता है टू रिस्ट्रेन रेपुटेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रीच, ब्रीच की रिपीटेशन ना हो, ठीक है, ये और कंटिन्यूस ना हो, इस वजह से दिया जाता है क्या, इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन। रूल 3 में बात करते हैं नोटिस की। अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। जब भी कोई एप्लीकेशन आती है इंजंक्शन के लिए, ठीक है, तो जो अपोजिट पार्टी होती है उसके पास नोटिस भेजा जाता है। नोटिस भेजना जरूरी है कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है इंजंक्शन की। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इंजंक्शन का नोटिस ना दिया जाए, तो इसके लिए भी एक है प्रोविजन कि अगर एक्स पार्टी इंजंक्शन कर दिया जाता है तो उसमें उस वक्त क्या होता है, जो अगर एक्स पार्टी इंजंक्शन हुआ है तो नोटिस इश्यू करना जरूरी नहीं होता है। ये केस था हमारे पास, कौन सा केस हमारे पास था मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास। तो जो केस का जो मैं बोल रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टाइटल मिल जाएगा, और मैंने लिख भी दिया है इसके नीचे कि वो केस किससे रिलेटेड है एक्स पार्टी इंजंक्शन से। तो अगर एक्स पार्टी इंजंक्शन करता है कोर्ट, तो उसमें उन्होंने इस केस में जो भी मैंने आपको बताया
मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कारकिताब। इस केस में ये बताया गया कि एक्स पार्टे इंजंक्शन किन किन ग्राउंड्स पे इशू किया जा सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली है कि एक्स पार्टे इंजंक्शन अभी कभी जो है कोर्ट इशू कर रहे हैं, विदाउट नोटिस कर रहे हैं, तो वो जो होगा हमेशा फॉर द टेम्पररी रिलीफ होगा, फॉर द इंटरिम रिलीफ होगा, फॉर द टाइम बीइंग होगा। उसकी जो लिमिटेशंस होगी वो कम होगी एक्स पार्टे इंजंक्शन की। और अगर एक्स पार्टे इंजंक्शन जो दिया जा रहा है उसके बाद भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा कि अगर जो पर्सन है अगर उसको नॉलेज में आता है कि मेरे खिलाफ इंजंक्शन आया तो वो उसकी अपील भी ला सकता है, ये बात ध्यान रखना। और ये किन कंडीशंस भी दिया जाएगा, जब ऐसे लगे कि बहुत इमरजेंसी है, अगर ये नहीं दिया गया तो प्लेंटिफ को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तब एक्स पार्टे इंजंक्शन दिया जाता है। ठीक है, अभी बोला फॉर द टाइम बीइंग है, और उसके बाद इसके अलावा इसकी अपील भी हो सकती है एक्स पार्टे इंजंक्शन की। और बहुत इमरजेंसी है, प्लेंटिफ को बहुत नुकसान होगा, अगर अभी एक्स पार्टे इंजंक्शन नहीं दिया गया तब एक्स पार्टे इंजंक्शन दिया जाता है। तो नोटिस हो गया। फिर आता है रूल नंबर 4 मे बी। तो रूल नंबर 4 हम पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट ऑर्डर में बी डिस्चार्ज, वेराइड और सेट असाइड। यानी कि जो इंजंक्शन का ऑर्डर है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, सेट असाइड करा जा सकता है और वेराइड भी किया जा सकता है। रूल नंबर 5 टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर्स, कि अगर इंजंक्शन किसी कॉर्पोरेशन को दिया गया तो वो इंजंक्शन उस कॉर्पोरेशन पे ही नहीं बल्कि उसके मेंबर्स के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। तो अभी तक हमने ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 to 5 पढ़े, हमने इंटरिम की डेफिनेशन पढ़ी, एड इंटरिम पढ़ा, स्टेटस को पढ़ा। अभी जो मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑर्डर 39 काम करता है। तो वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं हम उनको भी देख लेते हैं। 3 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। प्रिंसिपल हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू हम ये पता करते हैं कि ऑर्डर नंबर 39 किन प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। सबसे पहली बात है प्रीमा फेसी। तो प्रीमा फेसी क्या होती है? प्रीमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट, जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट लेके आया है उससे क्या पता चल रहा है कि केस है भी इंजंक्शन वाला या फिर नहीं, जेन्युइन है या फिर नहीं। इसमें पूरी प्रोसीडिंग्स पूरे केस को स्टडी नहीं करना, हमने देखना है कि केस है वास्तव में इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन आनी भी चाहिए थी क्या नहीं। पहली बात हम इसे देखते हैं, प्रीमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट क्या पता चल रहा है। फिर बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, इसको ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का क्या मतलब हुआ है, जैसे एक इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन आई, उसमें पार्टी ए पार्टी बी 2 हुए से, ये प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है। तो अगर हम इंजंक्शन देते हैं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सुन लीजिएगा, अगर हम इंजंक्शन देते हैं तो इसको जो इंजंक्शन से फायदा होने वाला है वो क्या है, इसको जो नुकसान होगा वो उससे कम है, यानी फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है, तो हम इंजंक्शन दे देंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो प्लेंटिफ को फायदा होने वाला है इंजंक्शन से वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लॉस, जो कि किसको होगा, डिफेंडेंट। तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अगर ये अपोजिट होता है, यानी अगर हम इंजंक्शन देंगे और प्लेंटिफ को जो बेनिफिट होगा वो कम है लेकिन जो डिफेंडेंट को नुकसान होगा वो ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इंजंक्शन नहीं देंगे। ध्यान सुनिएगा, इसको हम बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस इसलिए बोला कि ये देखेंगे इनकन्वीनियंस किसको हो रही है, नुकसान किसको हो रहा है। तो अगर नुकसान जिसको अगर ज्यादा है, भले ही वो डिफेंडेंट है, ठीक है, भले ही डिफेंडेंट है, अगर नुकसान उसको हो रहा है इंजंक्शन देने से तो इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये देखते हैं कि क्या नुकसान किधर हो रहा है ज्यादा, प्लेंटिफ के पक्ष में या डिफेंडेंट के पक्ष में। तो अगर आप प्लेंटिफ को इंजंक्शन दे देते हैं और उसको इंजंक्शन देने से जो फायदा हो रहा है वो नुकसान से कम है जो कि डिफेंडेंट को हो रहा है, तो हम इंजंक्शन देंगे। लेकिन अगर अपोजिट है तो इंजंक्शन नहीं देंगे। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है क्या हमारा ऑर्डर नंबर 39 टेम्पररी इंजंक्शन। तो सबसे पहले प्रीमा फेसी केस, भाई है भी एप्लीकेशन जेन्युइन या फिर नहीं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, और तीसरा है इररिपेयरेबल इंजरी। तो इररिपेयरेबल इंजरी क्या है कि अगर हम इंजंक्शन नहीं देते हैं तो प्लेंटिफ को इस तरीके का नुकसान होगा कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो उसकी भरपाई, ऐसा नुकसान जिससे कि किसी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, उसको रोकने के लिए इंजंक्शन दिया जाता है। जो हमारा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, जो मैंने अभी आपको ये रूल बताया, इसका एक केस है हमारे पास, और वो केस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं केस लिख दूंगी, दोनों ही केस जो हमने अभी आपको पढ़ा है, मॉर्गन स्टैनली वाला भी और ये भी, दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह।
दोनों केस में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह का केस जो है वो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस का है। इस केस में यही रूल हुआ था कि अगर डिफेंडेंट को नुकसान ज्यादा हो रहा है प्लेंटिफ के कंपैरिजन में इंजंक्शन में, तो क्या होगा, हम इंजंक्शन नहीं देंगे, लेकिन प्लेंटिफ को अगर फायदा ज्यादा हो रहा है डिफेंडेंट के नुकसान के कंपैरिजन में, तो उसमें क्या होगा, बैलेंस क्या होगा, इंजंक्शन दिया जाएगा। तो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है हमारा ऑर्डर 39 रूल 1 to 5। अभी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको और बतानी है, और वो ये है कि इंजंक्शन जो होते हैं ट्रेसपासर जब भी केस लेके आता है तो उसमें नहीं होते हैं। यानी एक पर्टिकुलर पर्सन ट्रेसपासर है, किसी की प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती घुस गया, अनलॉफुल पोजेशन लेके बैठा है, और वही लेके आ जाता है केस हमारे सामने कि इंजंक्शन दिलवा दीजिए कि पर्टिकुलर पर्सन मेरे यहाँ पे ना है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो बोल रहे हैं कि एक ट्रेसपासर अपने जो ट्रू ओनर है उसके लिए उसके खिलाफ इंजंक्शन लेके नहीं आएगा, और ये बात भी दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह के केस में हेल्ड हुई थी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। रिवीजन भी हो सकता है किसका, टेम्पररी इंजंक्शन का, अपील भी हो सकती है, रिट भी लग सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कहां पर, हाई कोर्ट में लग सकती है, और सुप्रीम कोर्ट सेक्शन आर्टिकल 136 के अंदर इसको देख भी सकते हैं, 136 के। तो ये हमारे टेम्पररी इंजंक्शन हो गए, जो कि हमने बात करी कि प्रोविजन कहाँ के थे, सेक्शन 37, दूसरा निशाना ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 विद प्रिंसिपल्स। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हमारे परपेचुअल इंजंक्शन की। जो चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, 8th, और वो बात करता है सेक्शन 38 से लेके और हमारे पास 42 तक। तो लेट्स चैप्टर 8 बात करता है परपेचुअल इंजंक्शन की। परपेचुअल इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन तो कब होंगे, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, जब कोर्ट जो होती है केस को परमानेंटली डिसाइड करते हैं, कोर्ट को डिक्री पास करते हैं, उसमें जो इंजंक्शन दिए जाएंगे वो परपेचुअल इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन। तो सेक्शन 38 से लेके 42 तक इसके प्रोविजन है। सेक्शन 38 पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि परपेचुअल इंजंक्शन कब दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे। इसके लिए 3 सब सेक्शन है। पहली बात की, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। अगर कोई ऑब्लिगेशन है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्या आता है, वो प्लेंटिफ के कोई ऑब्लिगेशन है, किसके फेवर में है, प्लेंटिफ के फेवर में है, तो उस ऑब्लिगेशन को तोड़े ना, उस ऑब्लिगेशन का पालन हो, डिफेंडेंट उस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट काम ना करे, इसके लिए डिफेंडेंट को परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है। कोई ऑब्लिगेशन, कोई कर्तव्य, कोई ड्यूटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो प्लेंटिफ के फेवर में है, उसका पालन करे डिफेंडेंट, उसके लिए दिया जाता है परपेचुअल इंजंक्शन। ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन ना हो, ऑब्लिगेशन का ब्रीच नहीं हो जो कि प्लेंटिफ के फेवर में है, उसके लिए परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये ऑब्लिगेशन जो हम बात कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन की मैंने बात की ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने भी आपको बोला, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके प्रोविजन जो होंगे वो चैप्टर 2 का जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब सबसेक्शन 3 में हम आते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट इन्वेड्स करता है या थ्रेटन टू इन्वेड करता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कर रहा है प्लेंटिफ, वो उसका अधिकार है, उसके उस अधिकार में, यानी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के अधिकार को या तो आक्रमण करता है, आक्रमण का मतलब यहाँ पे क्या है, उसको वो नुकसान की क्षति पहुंचाता है या क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस या धमकी देता है, तो उस केस में भी परपेचुअल इंजंक्शन दिए जाते हैं। और कौन से ऐसे स्टेजेस होती हैं, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जबकि वो एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है प्लेंटिफ के लिए। तो क्लोज 1 में बोला ट्रस्टी, जब जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के लिए ट्रस्टी की तरह काम कर रहा था, तो प्रॉपर्टी ट्रस्टी के पास है और वो प्रॉपर्टी को प्लेंटिफ के एंजॉयमेंट से अलग रख सकता है, ऐसी अगर चीज आ जाती है तो परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है। दूसरी बात, अगर ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो अगर डिफेंडेंट ने जो काम किया या जो इन्वेड्स कर रहा है या थ्रेटन टू इन्वेड कर रहा है, उसकी वजह से एक्चुअल डैमेज प्लेंटिफ को कितनी हुई है, तब भी परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है। अगर मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है तो भी परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाएगा। और इंजंक्शन जरूरी है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए, कि एक से ज्यादा प्रोसीडिंग्स एक ही केस की ना हो,
एक ही दिशा में रहे केस, अलग अलग दिशाओं में भटकाने की कोशिश ना हो सेम केस को, सेम मुद्दे को, ये रोकने के लिए भी परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है। मैंडेटरी इंजंक्शन सेक्शन 39 में, वो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब लगे कि कोई ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए कोई काम करना जरूरी है तो कंपलसरी हो जाता है कि उसके लिए इंजंक्शन दिया जाए। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई काम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हो जाएगा, और ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन ना हो इसके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को आदेश दिया जाता है कि आप ये काम कीजिए। उसको बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन, कि कोई काम करने के लिए बोला जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, ताकि किसी के पर्टिकुलर काम का क्या ना हो, इन्फ्रिंजमेंट ना हो। अभी सेक्शन 40 पे आ जाए, डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन। क्या ऐसा होता है कि इंजंक्शन के साथ साथ हम डैमेजेस भी मांग लें या इंजंक्शन के अलावा डैमेजेस मांग लें? बिल्कुल हो सकता है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर प्लेंटिव इंजंक्शन के साथ साथ डैमेजेस भी चाहता है तो दिया जा सकता है, लेकिन सबसेक्शन 2 बोलते हैं कि इस चीज के लिए उसको अपनी प्लेंट में लेके आना पड़ेगा, एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा कि इंजंक्शन के साथ साथ मुझे डैमेजेस भी दिलवा दीजिए। और सबसेक्शन 2 में इसका प्रोविजन भी दिया गया कि अगर वो नहीं मांगता और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट को ये लगता है जस्टिफिएबल है, इक्विटेबल लगता है, उनको न्याय संगत लगता है कि इसको प्लेंट को सुधारने का मौका देना चाहिए ताकि वो उसमें ऐड कर सके कि हाँ मुझे डैमेजेस भी दिलवा दीजिए, तो कोर्ट वो ग्रांट कर देते हैं। लेकिन सबसेक्शन 3 को पढ़ लीजिएगा एक बार, जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बोला कि अगर ऐसा हो जाए, कैसा, कि अगर एक सूट का जो डिसीजन है वो दिया गया कोर्ट के अपने प्लेंटिफ के फेवर में, क्या था वो, कि डिसमिसल ऑफ सूट कर दिया। एक केस था, ए लेके आया, प्लेंटिफ है वो लेके आया और कोर्ट ने केस का डिसमिसल ऑफ सूट कर दिया। वो डिसमिसल इसके फेवर में ही हुआ है, ठीक है, इसके ऑब्लिगेशन को रोकने के लिए, इसके जो मतलब जिसको नुकसान हो रहा था इसके फेवर में ही हुआ डिसमिसल ऑफ द सूट। अब ये बाद में बोले जी मुझे इसके डैमेजेस दिलवा दीजिए, डैमेजेस ऑफ ब्रीच, तो वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई डिसमिसल ऑफ सूट करती है कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में इसके ऑब्लिगेशन को, इसकी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाने के लिए, और बाद में प्लेंटिफ उसके डैमेजेस फॉर ब्रीच भी मांगने लग जाए, तो वो नहीं पॉसिबल है। ये सेक्शन 40 का सबसेक्शन 3 बोलता है। अब हमारे पास आता है सेक्शन 41, जिसमें ये बोला कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब इंजंक्शन को कोर्ट मना करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पर डिपेंड करता है इंजंक्शन दे या फिर नहीं दे। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब कोर्ट मना कर देंगे कि हम इंजंक्शन नहीं देते हैं। देखिए, जब भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की मैं बात करूं तो इसमें 10 कंडीशन थी, क्लोज 1 से ए से लेके क्लोज जे तक, ठीक है। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के बाद क्लोज एच के बाद एक प्रोविजन और चढ़ गया एच ए, याद रखना। तो अब हमारे पास 11 ऐसी कंडीशंस हो गई हैं जिन कंडीशंस में जो कोर्ट होते हैं वो इंजंक्शन देने के लिए मना करते हैं। पहले ए से जे तक थे, अब एच के बाद एच ए जुड़ गया, तो 11 हमारे पास इंजंक्शन की ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जिसमें कि कोर्ट मना कर देते हैं कि हम इंजंक्शन नहीं देंगे। तो अब उनको हम उस पर भी डिटेल में स्टडी करते हैं। 41 और 42 हम पढ़ लेते हैं, हमारा चैप्टर 7 और 8 कंप्लीट हो जाएगा, और 39 का हमने रूल 1 से लेकर रूल 5 तक भी पढ़ लिया। लेकिन सेक्शन 41 पढ़ने के लिए मैं आपसे बोलूंगी आप अपना बेयर एक्ट उठाइए, क्योंकि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए मैं बेयर एक्ट लेके बैठी हूँ, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने हाथ में बेयर एक्ट रखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 41 निकालिए और वहां पर देखिए कि सेक्शन 41 क्या बोलता है बेयर एक्ट में इंजंक्शन के बारे में, और एक एक लाइन आप सुनिएगा और उसी से आपको मैं मतलब बताऊंगी कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले बोल रहे हैं कि इंजंक्शन के लिए सेक्शन 41 में क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट कब मना कर सकते हैं, इंजंक्शंस व्हेन रिफ्यूज्ड। क्लोज ए क्या बोलता है, देखिएगा आपने बेयर एक्ट में, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द institution of the suit in which an injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of proceedings। अब ये देखो, आप पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है इसकी, और इसी कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए मैंने आपको बोला कि आप बेयर एक्ट उठा लीजिए। अभी इसमें सबसे पहले क्लोज ए में क्या बोला, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम
prosecuting a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which the institution is sued। यानी एक पर्टिकुलर पर्सन से ए, ठीक है, कोर्ट के पास आता है इंजंक्शन लेने के लिए। क्या लेने के लिए आता है? इंजंक्शन लेने के लिए आता है। अब कोर्ट के पास इस केस की जो ये सूट लेके आया है, इंजंक्शन का सूट लेके आया है, इसकी प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है। नंबर 1, जो ए कोर्ट के पास केस लेके आया उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग चल रही हैं। तो जो बी है, जिसको कि ए ने डिफेंडेंट बनाया है, वो कोर्ट के पास जाता है और बोलता है, क्या कहता है कि मुझे इंजंक्शन इशू कर दीजिए ताकि इसके केस की प्रोसीडिंग को रोका जाए। समझ आई? ए ने कोर्ट में इंजंक्शन के लिए एक केस फाइल किया, बी डिफेंडेंट जाता है कोर्ट के पास, इंजंक्शन दे दीजिए, क्या करने के लिए? जो उसने इंजंक्शन का केस फाइल किया है उसे रोकने के लिए। तो ये चीज अलाउ नहीं है, कोर्ट यहाँ पे इंजंक्शन के लिए मना कर देंगे। अब देखो लैंग्वेज, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन, किसी एक पर्सन को रोकने के लिए, फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजंक्शन इज सूट। अगर इंजंक्शन लेके आप बोल रहे हो कि हमें इंजंक्शन दे दीजिए, जिसमें पहले एक बंदा केस लेके आया था, इंजंक्शन दे दीजिए हमें, और उसकी प्रोसीडिंग को रुकवाने के लिए आप इंजंक्शन मांग रहे हो, तो वो नहीं दिया जाएगा unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of proceeding। ये हमने अभी पढ़ा है, सेक्शन हमारा जो हमारा पहले था हमने भी पढ़ा था परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में, जिसने बात की थी उसी में सेक्शन 38 में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए क्या होता है, क्या दिए जाते हैं? परपेचुअल इंजंक्शन दिए जाते हैं। इसीलिए कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो, इंजंक्शन को कोर्ट मना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि ये बी लेके आया है, अब बी के अलावा कोई और पार्टी भी हो सकती है जिससे इसका लेना देना नहीं, वो लेके आया कि मुझे जो इंजंक्शन दिलवा दीजिए, कि किसके कैसा इंजंक्शन दिलवा दीजिए, इस जो केस है, जो प्रोसीडिंग चल रही थी आपके पास, पेंडिंग चल रही है, इसके खिलाफ मुझे इंजंक्शन दिलवा दीजिए, तो वो मना है ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो। और अगर कोई ऐसा केस आता है जिससे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग रुकती है, ये लेके आया, तो वो अलाउड है, अदरवाइज ऐसी चीज अलाउ नहीं है। देख लीजिएगा। दूसरी चीज उसने बोली क्लॉज बी में, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सूट। यानी कि अगर एक केस चल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल यूपी में चल रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में केस चल रहा है और यहाँ पर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, आप क्या गए एमपी में और वहां जबलपुर हाईकोर्ट से बोल दिया आपने, यूपी में केस चल रहा है, जबलपुर हाईकोर्ट पे गए कि मुझे जो है इसके खिलाफ इंजंक्शन दे दीजिए, तो वो नहीं होगा। टू रिस्ट्रेन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रोकने के लिए कि वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट ना करे, प्रोसीडिंग ना करे, इन कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट, क्योंकि वो उससे सबऑर्डिनेट में नहीं है, फिर से इंजंक्शन मांगा जा रहा है, तो ये इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। क्लॉज सी, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रोक दीजिए कि वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी पे एप्लीकेशन ना लगाए, तो वो इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। क्लोज डी, किसी भी क्रिमिनल मैटर में आप किसी को रोक रहे हैं कि वो प्रोसीडिंग स्टार्ट ना करे, तो उसमें भी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। क्लोज ई, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, ऐसा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती, उसको आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए आप चाहते हो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैं रोक दूं, क्योंकि अभी उसका स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस तो कराई नहीं जा सकती, तो फिर क्या लाभ है, तो इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस, क्या आप बोल रहे हो कि न्यूसेंस कर रहा है कोई पर्सन, तो आप इंजंक्शन दीजिए। एन एक्ट ऑफ विच इज नॉट रीजनेबली क्लियर, जबकि पता भी नहीं है कि इंजंक्शन की न्यूसेंस हुआ है या नहीं, जो जिस एक्ट से यही नहीं पता चल पा रहा कि न्यूसेंस हुआ है या नहीं, और आप बोलते हैं न्यूसेंस है और इंजंक्शन दीजिए, वो पॉसिबल नहीं। क्लोज जी बोल रही है, टू प्रिवेंट ए कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विजिट, जिसमें
अच्छा हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेरी रिलीफ जब हम मांग रहे हैं तो ये 3 प्रिंसिपल्स तो थे ही, लेकिन वो 3 प्रिंसिपल सिर्फ हार्ड एंड कोर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि बस वो 3 प्रिंसिपल ही रहेंगे, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, रिपेबल इंटीरियर प्रीमा फैसी केस, तो वही नहीं रहेगा, और भी है जैसे दूसरे फैक्टर कि देर से तो नहीं आ रहा, ये भी देखा जाएगा, डिले तो नहीं है, एक्विसिन का केस तो नहीं, लैचिस का केस तो नहीं है, ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी। तो अगर कोई ऐसी कंटिन्यूइंग ब्रीच है जिसमें प्लेंटिफ एक्विसिड है तो उस केस में भी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। फिर क्लोज एच आती है, व्हेन इक्वली एफिकेशियस रिलीफ कैन सर्टेनली बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को छोड़ दिया जाए, यानी ट्रस्टी वाला केस जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं उसको अगर हम छोड़ देंगे, कोई और तरीके से भी रिलीफ मिल सकता है इसके परपेचुअल इंजंक्शन या इंजंक्शन के अलावा, तो भी इंजंक्शन दिया जा सकता है। फिर आता है when the conduct of the plaintiff or his agents has been such as to disentitle him to be the assistance of the court. When the conduct of the clause I बोलता है when the conduct of the plaintiff or his agents has been such as to disentitle him to be the assistance of the court. प्लेंटिफ का खुद का या फिर उसके असिस्टेंस का जो कंडक्ट रहा, व्यवहार रहा, वो इस तरीके का रहा, उचित नहीं था कि उसको कोर्ट में संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता, कोर्ट के द्वारा उसे इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता, तो फिर इंजंक्शन रिफ्यूज किया जाएगा। क्लोज जे जो है वो व्हेन द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन मैटर, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, अगर प्लेंटिफ पार्टी नहीं है या अगर पार्टी जो है वो लेके आ रही है केस, वो सूट का ही पार्ट नहीं है, तो उसको जो है हम इंजंक्शन नहीं देंगे। तो प्लेंटिफ भी डिपेंडेंट दोनों ला सकते हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर प्लेंटिफ का सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं है तो सूट नहीं आएगा। अच्छा, क्लोज एच के बाद मैंने आपको बोला 2018 के प्रोविजन के बाद क्लोज एच ए ऐड हुआ था। उस 2018 की जो हमारा अमेंडमेंट हुआ उसमें इंसर्ट हुआ टू एच ए। उसमें क्या बोला, जो हमें पता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ उसके बाद एक शेड्यूल ऐड हुआ, जिसमें कि हमने बात की थी, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ क्लास में, आप देख लीजिएगा। जब हमने बात की थी कि कंस्ट्रक्शन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, तो अगर कोई इंजंक्शन आप मांगने आए हैं जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनमें डिले हो सकती है, उनकी प्रोग्रेस रुक सकती है, तो उस केस में भी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, या उनकी सर्विसेज जो होंगी सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाएगी तो भी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 42 आ जाता है हमारे पास, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट। अब ये क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नेगेटिव भी है और अगर उसका अफर्मेटिव भी है, यानी अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव भी है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो हिस्से में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो पॉजिटिव में नहीं दे सकते आप इंजंक्शन, लेकिन नेगेटिव में दे सकते हैं, तो दे दीजिए। देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग क्लोज सीई ऑफ सेक्शन 41, जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement express or implies not to do a certain act, the circumstances the court is enabled to compel the specific performance of the affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to prevent the negative agreement. तो अगर नेगेटिव अग्रीमेंट यानी जिसकी की परफॉर्मेंस हमने बात की, हम बोल रहे हैं कि आप नहीं कीजिए ये काम, उस चीज को करा सकते हैं हम, मतलब उसको मना करवा सकते हैं। अगर हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि आप ये काम करिए, इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन उसको मना जरूर कर सकते हैं कि आप ये नहीं कीजिए, यानी नेगेटिव अग्रीमेंट हो सकता है, तो उस केस में सेक्शन 42 ये बोलता है कि आप इंजंक्शन इशू कर सकते हैं, कोर्ट इंजंक्शन इशू कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल from today class. I know it was so lengthy, but I hope you must be clear about all the terms. If you like the class, don't forget to share and subscribe, and yes, like the video and comment on the video. Thank you so much. Have a nice day. Keep learning and keep smiling.